So guys, what's up and welcome back to the super amazing वीडियो ऑफ सीए इंटर लॉ। और इस वीडियो के अंदर हम लोग धुआंधार एमटीपी डिस्कस करने वाले हैं। सर धुआंधार क्यों बोल रहे हो? खतरनाक पॉइंट्स बना रखे हैं, पता नहीं क्या क्या पॉइंट्स उठा के डाले हुए एमटीपी के अंदर। कुछ तो बिल्कुल ही पता नहीं कहां से ढूंढ के निकाल के डाल दिए हैं या कैसे क्या करा है, बट ठीक है पढ़ेंगे उसको। तो काफी सारे नए ट्रिकी पॉइंट्स इस एमटीपी के अंदर कवर हुए हैं। स्पेसिफिकली एमटीपी 1-2 दोनों में मैं बोलूंगा है एमटीपी के अंदर कुछ पॉइंटर्स कवर्ड है। कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले इन्होंने डाले हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। मतलब वो आप ना एक बार अगर देख के नहीं जाओगे और फिर एग्जाम में आ गए तो आई थिंक कि शायद आप ना लिख पाओ, तो प्रॉब्लम आए, इसलिए इसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो बहुत कम टाइम के अंदर अंदर अपन ये एमटीपी कवर करेंगे। दोनों एमटीपी में कवर करवा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, एमटीपी 1B और 2B, पूरे एमसीक्यूज भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, दोनों इसी के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे अगर नए आए तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ताकि आगे का कंटेंट आपसे मिस ना हो। और 1 तारीख को जो मैराथन है, अपनी एग्जाम डे वाली मैराथन है, वो जरूर अटेंड करना। उसमें 4 घंटे के अंदर अपन 4 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, विच विल बी कैरिंग अ वेटेज ऑफ अप्रॉक्स 40 मार्क्स। तो वो मैराथन आप जरूर अटेंड करना, बिकॉज उससे एक बहुत अच्छा बूम मिल जाएगा फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ लॉ ड्यूरिंग दैट 1.5 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। चलो सो फटाफट से एक बार जरा एमटीबी डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने पूरी मार्किंग्स वगैरह सब करके रखी हुई है ऑलरेडी, ताकि टाइम पास ना हो, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, तो जल्दी जल्दी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। पहले क्वेश्चन पे बोलता है कंपनी ग्रीन वोल्ट रिन्यूएबल एनर्जी, ये कंपनी क्या कर रही है? प्राइवेट प्लेसमेंट दे रही है किसको? 190 आइडेंटिफाइड पर्संस को। मैक्सिमम आप एक साल में कितने लोगों को ऑफर कर सकते हो? 200 लोगों को एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिक्योरिटी, हर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग 200 देखते हैं। तो आप 190 लोगों को ऑफर कर सकते हो। इज नॉट इनवैलिड, मतलब ये बोल रहा है ये वाला जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर है ये इनवैलिड नहीं होगा मेयरली मतलब ओनली बिकॉज इट डिड नॉट रेस्ट्रिक्ट द ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उनको ऑफर करना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इस बेसिस पे ये इनवैलिड नहीं होगा। हाँ तो ठीक है ना, इस बेसिस पे ये इनवैलिड नहीं होगा। आप किसी को भी ऑफर करो, उससे क्या मतलब होता है? जब राइट इशू आता है तो आप एग्जिस्टिंग वालों को ही क्या करते हो कि एग्जिस्टिंग वालों को ही ऑफर देते हो, बट यहां पे ऐसा कुछ थोड़ी है, आप किसी को भी ऑफर करो, डजंट मैटर। तो दिस असर्शन इज करेक्ट, ओके। फिर उसके बाद रीजन क्या बोलता है? सेक्शन 42 बोलता है इट डज नॉट प्रोहिबिट अ प्राइवेट प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सीडिंग 200 आइडेंटिफाइड पर्सन। 200 से ज्यादा लोगों को भी अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट से ऑफर करते हो तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है, अगर जो एक्सेस वाले लोग हैं वो या तो क्यूआईबी हों या ईसॉप वाले एम्प्लॉय हों। क्योंकि ये लोग दोनों एम्प्लॉय जिनको ईसॉप में मिलता है और जो क्यूआईबीज हैं, इन दोनों लोगों को 200 के लिमिट में काउंट नहीं करते, दे आर नॉट काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? मतलब हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है भाई। आप 200 लोगों को मैक्सिमम ऑफर कर सकते हो ना? हाँ सर, हम 200 लोगों को मैक्सिमम ऑफर कर सकते हैं, बट उस 200 के लिमिट में क्यूआईबी काउंट नहीं होते, और जिन एम्प्लॉयज को आप ईसॉप से ऑफर करते हो वो भी काउंट नहीं होते हैं। तो ठीक है ना। आप अगर मान लो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपने 300 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दिया, अब आप बोलोगे ये तो इनवैलिड है, नॉन कंप्लाइंस हो गया लॉ का। नॉन कंप्लाइंस नहीं हुआ है। कैसे? मैंने बोला इस 300 में से 190 लोग जो हैं वो नॉर्मल हैं और 110 लोग हैं वो क्यूआईबी हैं। बताओ ये नॉन कंप्लाइंस है? नहीं। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप 200 से ज्यादा को भी ऑफर कर रहे हो, डजंट मैटर, बस ये ध्यान रखना जो एक्सेस वाले लोग होने चाहिए वो या तो क्यूआईबी हो या फिर एम्प्लॉयज हो जिनको ईसॉप से वो ऑफर मिला है, तो फिर वो 200 की लिमिट में, 200 की लिमिट में काउंट ही नहीं होता, तो फिर ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो अपने आप में ठीक है, बट ये रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट ठीक है दोनों आपस में, सो करेक्ट आंसर इज बी। देन उसके बाद में आया क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो बोलता है कि कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए, आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 वो बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर लेकर आओगे, नया ऑफर तब तक नहीं आ सकता जब तक पुराना वाला या तो कंप्लीट ना हो जाए या विड्रॉ ना हो जाए। हाँ जी, स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या बोलता है? कंप्लीशन ऑफ द अर्लियर ऑफर ऑटोमेटिकली ऑथराइजेस द बोर्ड टू मेक फर्दर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर विदाउट कंप्लाइंग एनी फ्रेश अप्रूवल। ओए नहीं भाई, जब आप दोबारा ऑफर लेकर आओगे तो दोबारा फ्रेश आपको क्या करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। बीआर से काम नहीं चलता, वो एनसीडी होता है, नॉन कन्वर्टेबल के लिए बीआर होता है, बट यहां पर नहीं होता। आपको नॉर्मली अगर आप ये शेयर्स का क्या लेकर आ रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो आपको सेपरेट ऑफर के लिए सेम फाइनेंशियल ईयर में भी बार बार ऑफर लेकर आओगे, बार बार एसआर पास करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन उसके बाद थर्ड वाली स्टेटमेंट इन्होंने क्या लिखी कि जो भी पैसा आपका एप्लीकेशन मनी का आएगा उसको आप सेपरेट बैंक अकाउंट में रखोगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अंटिल अलॉटमेंट इज मेड। लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि ये पैसा तब तक यूज नहीं होता जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए, अनलेस अलॉटमेंट इज मेड एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड टू आरओसी।
तो यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि होना चाहिए। मतलब ये पैसा ना तब तक यूज नहीं हो सकता है जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल ना हो जाए, और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल होती है अलॉटमेंट करने के 15 दिन के अंदर अंदर, इन द फॉर्म नंबर PAS3। ठीक है, तो यहां पर वो नहीं लिखा है, इट्स लिटिल बिट इनकम्प्लीट। और फिर आगे ही बोल रहा है अगर ये पैसा, मतलब अगर मान लो कि आपने एप्लीकेशन मनी आपके पास आई, आपने अलॉटमेंट नहीं करी, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा 15 डेज के अंदर। ये तो मुझे याद आ गया 15 डेज के अंदर रिफंड होता था, बट इन्होंने आगे भी कुछ ऐसा वेग सी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 15 दिन कहां से काउंट होंगे, जिस दिन ऑफर क्लोज हुआ वो डेट, और 60 डेज फ्रॉम द रिसिट ऑफ एप्लीकेशन मनी विच एवर इज अर्लियर। ऐसा लॉ में कोई प्रोविजन नहीं होता है, लॉ बोलता है 60 डेज के अंदर अंदर स्टेटमेंट, 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट कर दो। अलॉटमेंट नहीं हुई तो यहां से 15 दिन के अंदर रिफंड होगा, और अगर यहां 15 दिन के अंदर अंदर आप रिफंड नहीं करते हो तो फिर आपको इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ वेग सी स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, इन्होंने 15 दिन में रिफंड होना है, तो ये रिफंड वाला पॉइंट के बेसिस पे इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट मान लिया है, तो मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूं। बट क्योंकि उसके अलावा कोई और आंसर बैठ नहीं रहा है, जैसे अगर बोल रहा है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड तो एब्सोल्युटली गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट ही गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो एक बार, वंस द अर्लियर प्राइवेट प्लेसमेंट इज कंप्लीटेड देन द कंपनी मे ट्रीट द रेसिडुअल अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ दैट ऑफर एज ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड एंड कंबाइंड विद द न्यू ऑफर। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि पुराने शेयर, मान लो तुमने 1 लाख ऑफर करे, उसमें से 80,000 बिके तो 20,000 अगले वाले के साथ कंबाइंड हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। तो सेकंड और फोर्थ वाला तो जहां जहां आ रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये और ये तीनों ऑप्शन गलत है। हालांकि मैं बोल रहा हूं ये वाला भी मुझे पूरा ठीक नहीं लग रहा। अगर ये लाइन हटा दी जाए तो फिर भी एक बार को मैं ठीक मान लूंगा कि ऐसा ठीक है, सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा आता है जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाती एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं हो जाती, और वो पैसा 15 दिन के अंदर रिफंड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो आईसीआई ने आंसर ये दिया है। बाकी अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो डेफिनेटली सही होके आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आओ। ग्रीन वॉल्ट बोर्ड रिजॉल्व्स टू इंक्रीज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, और क्योंकि इससे ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम होगा तो कंपनी ने आर्टिकल, अच्छा कंपनी का आर्टिकल में अभी ये पावर नहीं लिखी है, मतलब कंपनी का आर्टिकल ऑथोराइज नहीं करता कि आप क्या कर सको, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सको, अपने ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा सको, ये नहीं लिखा है अभी। देन व्हाट यू हैव टू डू, तो ये बोलते हैं कि बताओ अब क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन में इससे रिगार्डिंग क्या बोला हुआ है, इससे रिगार्डिंग ये बोला हुआ है कि भाई आप आ जाओ इधर और क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्टर बोलता है कि क्या करना है, डायरेक्टर बोलता है एक काम करो। डायरेक्टर पता है क्या बोलता है, डायरेक्टर बोलता है एक काम करो, और एक काम पता है क्या करो, ये देखो ये लिखा हुआ, सी दिस, द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 4 करोड़ इंटू 40 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इतनी थी। अब उसके बाद ये क्या करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो डायरेक्टर इज सेइंग कि आप एक काम करो, सीधा क्या कर दो, इसको अल्टर कर दो। डायरेक्टर ने ऑब्जेक्ट करा कि दिस कैन नॉट बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। ओ भाई एक बात बताओ, पहले तुम्हारी 4 करोड़ थी, अब तुम उसको 8 करोड़ करना चाह रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि हम एनसीएलटी से अप्रूवल लेके करेंगे। अरे एनसीएलटी से अप्रूवल लेना ही नहीं होता, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना सेक्शन 61 में कवर होता है, और 61 इज नॉट रिडक्शन, 66 रिडक्शन का होता है। 66 जब आप रिडक्शन करते हो तो आपको एनसीएलटी अप्रूवल लेना पड़ता है, बट 61 में आपको सिर्फ क्या पास करना पड़ता है, ओआर, और ओआर पास करके आप आर्टिकल को अल्टर, कैपिटल को अल्टर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, हाँ ठीक है डायरेक्टर इनकरेक्ट है, पहले आप अपने आर्टिकल्स को अमेंड करो, आर्टिकल में ये चीज डालो कि कंपनी के पास ऑथराइजेशन है अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने की। फिर उसके बाद आप क्या करो, एक ओआर पास करो, और ओआर पास करके आप ये अल्टर कर लो, और रिक्वायर्ड जो आरओसी को चीजें फाइल होती हैं वो फाइल कर देना। आरओसी को क्या फाइल होता है, आरओसी को सेक्शन 64 के हिसाब से एक फॉर्म फाइल होता है SH7, वो आपको फाइल करना पड़ेगा। सो इसका करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलो इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ग्रीन वॉल्ट रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड प्रपोजेस टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट वन। तुम लोग इतने क्यूटी हो ना कि तुम लोग पेपर के प्रेशर में भावनाओं में बह जाते हो, उधर पढ़ते ही नहीं हो कि वो क्या पूछ रहा है। ये देखो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या लिखा है, दे ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट इनकरेक्ट। जानबूझ के घुमा के लिख रहे हैं, सीधा भी लिख सकते थे, वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो जो करेक्ट है। इज नॉट इनकरेक्ट क्या होता है ना, हमारे पास पेपर में वैसे ही टाइम कम होता है, हम लोग धर धर पड़े होते हैं, अच्छा वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जो इनकरेक्ट है, ठीक है हम आ जाते हैं। अब हमारे दिमाग में एक नोशन घुस चुका है, हमको वो वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है जो इनकरेक्ट है, गए तुम, ठीक है खत्म, टाटा बाय बाय। अब यही चीज गेम खेलता है एग्जाम में आईसीआई।
आपकी नॉलेज तो टेस्ट हो ही रही है, पर उतना ही प्रेजेंस ऑफ माइंड भी टेस्ट हो रहा है। वो क्या पूछ रहे हैं, आप वो स्टेटमेंट ढूंढो विच इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब जो इनकरेक्ट नहीं है, मतलब सही है, तो आपको सही वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो ये बोलता है भाई बी इज द स्टेटमेंट विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कैन बी एक्सेप्टेड, बट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 73 फॉलो करना पड़ेगा और साथ में रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी सारी अगर आप देखोगे तो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद सेकंड वाले केस सिनेरियो पे आते हैं, सीधा आ जाएंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे इसके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन द अबव केस सिनेरियो अज्यूम दैट सीजी इशूड अ डायरेक्शन अंडर सेक्शन 17 डेटेड 20th मार्च 2026। 20 मार्च 2026 को सीजी ने ऑर्डर दिया कि आप ना अपना नाम चेंज करो। ठीक है, ये लर्न्स फेयर एआई एलएलपी, इसको क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन डिस्पैच हुई 24 मार्च को, बट एलएलपी को रिसीव हुई 2 अप्रैल को, क्योंकि पोस्टल डिले हो गया तो उनके पास आने में टाइम लग गया। द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कंटेंडेड दैट 3 month पीरियड फॉर कंप्लायंस शुड बी कंसीडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेट ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्टर्स ने बोला, डीपीज ने बोला कि हम लोग 3 महीने का टाइम कहां से काउंट करेंगे, जिस दिन हमें मिला है ऑर्डर वहां से हम 3 महीने काउंट करेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, 3 महीने वहां से काउंट नहीं होते हैं, जिस दिन डायरेक्शन इशू की जाती है वहां से काउंट होते हैं। आपको किस दिन मिला वहां से 3 महीने काउंट नहीं होते हैं। तो अगर ऑर्डर किस दिन इशू हुआ था, ऑर्डर इशू हुआ था सर, ऑर्डर इशू हुआ था 20 मार्च को, तो 20 मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, तो जून आ गया, तो 20 जून इज द डेट। आपको 3 महीने 20 मार्च से देखने और 20 जून तक आपको क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। तो ये अच्छा एमसीक्यू है, ये तो सबको याद रहता है कि 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना है, बट ये भूल जाते हैं कि कहां से 3 महीने काउंट करने हैं। एंड मैं तुमको एक सच्ची से एक बात बताऊं, मैंने जो रीसेंट आरटीपीज और एमटीपीज देखे उसमें मुझे मोस्टली ये ऐसे तरीके के क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिसमें अगर आप आरटीपी आपने वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली आरटीपी की वीडियो भी जाके देखो, चैनल पे डली हुई ऑलरेडी। आरटीपी वाले के अंदर भी उसमें उन्होंने क्वेश्चन कैसा डाला है, वो ये नहीं पूछ रहे कि ये कितने दिन में होगा, ये 30 डेज में होगा, ये हमको याद है, बट 30 डेज कहां से काउंट होंगे उस पे एमसीक्यू बना रखा है। जैसे इसमें भी क्या करा, हमको ये तो पता ही है कि 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना होता है, बट 3 महीने काउंट कहां से होने हैं उसके ऊपर इन्होंने क्या बना रखा है, एमसीक्यू। तो दैट इज अगेन अ नाइस एमसीक्यू। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल है, रोहन गुप्ता जो था वो एज अ डीपी अपॉइंट हुआ 1 जून को, तो एलएलपी को आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, तो सीधा सीधा बी आंसर है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बैंक ने लोन दिया 25 जुलाई 2026 को रिलाइंग अपॉन एमसीए रिकॉर्ड्स विच स्टिल शोड वैभव जैन एज अ पार्टनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट लीगल पोजीशन। अब ये क्या है, थोड़ा केस में अगर मैं तुमको लेके चलूं तो हुआ कुछ ऐसा है कि ये बंदा जो है ना वैभव जैन, ये बाद में कुछ रिजाइन कर गया है इस एलएलपी से, मतलब ये एलएलपी से निकल गया है, बट उसके बाद भी क्या हुआ, एमसीए देखो लिखा हुआ है ना सारा, वैभव जैन जो है उसने रेजिग्नेशन का नोटिस सबमिट किया 5 जून को और 4 जून से ये एलएलपी से हट गया, बट ना तो एलएलपी ने ना वैभव ने किसी ने भी आरओसी को नहीं बताया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 25 जुलाई को बैंक ने क्या कर दिया, एलएलपी को लोन दे दिया और एमसीए के रिकॉर्ड्स में अभी भी वैभव का नाम था, तो क्या वैभव उसके लिए लायबल होगा, जी बिल्कुल लायबल होगा। तो आंसर इज करेक्ट सी, वैभव अभी भी लायबल होगा, क्योंकि ना तो उसने इन्फॉर्म करा ना आरओसी ने इन्फॉर्म, आरओसी ना तो आपने, देखो ये वाला प्रोविजन क्या होता है, जब आपका पार्टनर सीज होता है, यानी व्हेन देयर इज अ सेसेशन ऑफ अ पार्टनर, तो या तो वो बंदा जो बंदा सीज हो रहा है, फॉर्मर पार्टनर जिसको अब आप बोल रहे हो, वो पार्टनर नहीं रहा, या तो उसके सेसेशन की इंफॉर्मेशन आप किसको दे दो, जिसके साथ डीलिंग हो रही है, या तो उसको बता दो या आरओसी को बता दो, दोनों में से कुछ भी एक हो जाता है तो फिर वो लायबल नहीं होता, ही विल स्टिल नॉट बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर। अगर ना तो तुमने उस पर्सन को बताया जिससे डीलिंग हो रही है, ना तुमने आरओसी को बताया, तो दैट फॉर्मर पार्टनर विल स्टिल बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर। तो इसीलिए वैभव जो होगा वो अभी भी पार्टनर माना जाएगा और लायबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, Assume this learns fair ALP failed to comply with the government direction। अगर तुमको गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि नाम चेंज करो, पर तुमने गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माना, तो गवर्नमेंट तुमको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे देगी और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। देन उसके बाद आप आ जाओ केस सिनेरियो नंबर 3 पे, और केस सिनेरियो नंबर 3 जो है वो आ जाएंगे यहां पे। सबसे पहले क्या बोलता है, कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ फेमा, आपको बताना है इन प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए, तो अब इसके लिए हमें केस पे जाना पड़ेगा। तो ये एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, एक्वानोवा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और इंडियन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इसको 9500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से कि क्या करना है, आपको एक स्मार्ट मल्टीपर्पज डैम बनाना है। तो बेसिकली इंफ्रा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक हाइड्रो कंसल्टेंट्स बीवी इसको अपॉइंट करा
for preparing a techno-economic feasibility report, environmental impact assessment, digital twin modeling of the project, and this paid towards consultancy fees USD $7 million. तो कंसल्टेंसी के लिए तो भाई तुमको $10 million तक अलाउड होता है, हाँ या ना? कंसल्टेंसी के लिए आपको कितना अलाउड होता है? $10 million तक अलाउड होता है. तो इसने $7 million पे करा है, तो इसको कोई अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन टेक्स फेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, इनसे इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनवाए हैं, उसके लिए $2 million दिया है. तो इसके लिए तो तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो इन्होंने यहां पर आंसर जो दे रखा है वो गलत दे रखा है. आई डू नॉट अग्री विद दिस आंसर. इन्होंने आंसर दिया है ए, जो इनके हिसाब से आंसर है. मेरे हिसाब से अगर आप आंसर देखोगे तो करेक्ट आंसर इज बी. आपको 7 मिलियन वाले के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, बट 2 मिलियन वाले के लिए आपको अप्रूवल चाहिए होगा, बिकॉज वो कंसल्टेंसी नहीं है. देखो मतलब वो इंफ्रा की कंसल्टेंसी नहीं है. आपने जो ये वाला पैसा दिया है, ये वाला पैसा आपने किसके लिए दिया? सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए. अगर आप इंफ्रा कंसल्टेंसी के लिए देते हो देन इट इज $10 million, अदर के लिए $1 million होता है. तो ये 7 वाला जो है, ये 7 वाले के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, बट $2 million के लिए अप्रूवल चाहिए होगा. अब माइट भी इन्होंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया होगा कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं तो रिलेटेड विद द डैम प्रोजेक्ट, तो कंसल्ट ये इंफ्रा के लिए तो यूज हो रहा है तो पैसा देख के, पर आई डोंट थिंक सो. करेक्ट आंसर इज बी. इन्होंने आंसर ए दिया हुआ है, ठीक है, विच इज आई एम नॉट अग्रीइंग विद दैट आंसर. चलो सर, पेपर में आएगा तो हम क्या करके आएंगे, है ना? पेपर में आ गया तो हम ये वाला लगाएंगे या ये वाला आंसर लगाएंगे. तो अब देखो उस केस में वैसे तो आईसीआई को यही आंसर देना चाहिए, बट अगर सेम टू सेम गलत देंगे तो जैसे पास्ट में भी इन्होंने अगर मान लो ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं तो फिर दोनों ही ऑप्शंस को करेक्ट करके करेक्ट आंसर में दोनों ही ऑप्शन पे मार्क्स दिए हैं, ठीक है, तो वैसा रहेगा. फॉर द पर्पस ऑफ फेमा व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ शालिनी गुप्ता. अब शालिनी गुप्ता का क्या सीन है? शालिनी गुप्ता इंडिया छोड़ के गई 20 अगस्त 2025 को न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है, एंड शी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट विद एम. तो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गई है, तो अगर 20 अगस्त को चली गई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तो क्या मानी जाएगी? PROI मानी जाएगी, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट वो 3 में से एक पर्पस के अंदर कवर होता है. तो NR मानी जाएगी फ्रॉम द डेट शी लेफ्ट इंडिया फॉर द स्टडीज अब्रॉड एंड कंटिन्यू टू रिमेन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, ठीक है. हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, जिस डेट से गई, अब लिखा ऐसा है कि उसी डेट से वो क्या मान ली जाएगी? PROI, बट जिस दिन आते हैं और जिस दिन जाते हैं वो वाला दिन इंडिया में काउंट होता है. तो अगर वो 20 को गई है तो इफेक्टिवली 21 से PROI बन जाएगी. अप टू 20 शी वॉज अ PRI, फ्रॉम 21 शी विल बी अ PROI. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is most appropriate under FEMA? AIL require RBI approval for both remittance. कौन से रेमिटेंस कर रहे हैं भाई ये? तो इन्होंने क्या करा है? इन्होंने 10 लाख रुपए कुछ ट्यूशन फीस पे करी है. 10 लाख रुपीस पे करा इन्होंने IIM अहमदाबाद को, तो उससे तो कोई फॉरेन एक्सचेंज का लेना देना नहीं है. $2 लाख पे करे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड को, ठीक है. तो ये पूछते हैं, बताओ कि क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? This require RBI approval for both the remittances. For both the remittances बोले तो अच्छा, ये वाले दोनों रेमिटेंसेस की बात हो रही है, तो इन दोनों के लिए अप्रूवल चाहिए. एंड शालिनी इज रेसिडेंट इन इंडिया बिकॉज शी स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द अर्लियर ईयर. मतलब ये तो जबरदस्ती का MCQ हो गया. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बना ही रखा है, फिर उसके बाद जबरदस्ती का बना दिया. AIL can make both remittances through authorized dealer bank and Shalini is treated as person resident outside India from the date when she left. क्या यार, फालतू का मतलब जबरदस्ती का MCQ बनाया हुआ है, कोई सेंस नहीं है इसके, ठीक है. चलो, Q Limited, a company incorporated outside India, entered into contract with L Limited, बट ये फॉरेन कंपनी जो थी, इसने क्या करा? इसने कुछ प्रोविजन कंप्लाई नहीं करे चैप्टर 22 के ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो बोलते हैं बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. बट फॉरेन कंपनी किसी दूसरे पे केस नहीं कर पाएगी या कोई क्लेम नहीं कर पाएगी, बट कोई और पर्सन उस फॉरेन कंपनी पे केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है, वो सब हो पाएगा. यानी फॉरेन कंपनी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बट कोई और फॉरेन कंपनी का बिगाड़ सकता है. देन क्वेश्चन नंबर 13. ब्राइट फ्यूचर वेलफेयर एसोसिएशन इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल. यानी कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया एंड दैट इज अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं है. entered into a statutory agreement, a member contended that it is not a person under GCA because it is not incorporated. क्योंकि आप incorporated नहीं हो तो आप पर्सन नहीं माने जाओगे as per GCA. तो आपको बताना है ये GCA के हिसाब से पर्सन माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे? आंसर इज माने जाएंगे. क्यों माने जाएंगे?
क्योंकि सर ये एसोसिएशन पर्सन माना जाएगा बिकॉज जीसीए डिफाइन करता है पर्सन मींस एनी कंपनी और एनी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे वो ना हो, तो जीसीए के हिसाब से आपको पर्सन माना जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। Then Ritika pledged her shares in XYZ Limited as security for a loan. During a discussion, one of her friends argued that shares cannot be treated as a movable property. हाँ तो बिल्कुल ठीक है, शेयर्स जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे बिकॉज वो इमूवेबल नहीं होते हैं। वेरी इजी। उसके बाद यहां पर इन्होंने ये पेनल्टी का क्वेश्चन दे रखा है, तो ये पेनल्टी जरूर याद कर लेना कि इन्होंने क्या करा है। इन्होंने क्या करा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोर, कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 नवंबर, और जो मेंबर और कैपिटल चाहिए थे उससे कंपनी बनाई। अब इनको पहली एजीएम करानी थी, फर्स्ट एजीएम वाज हेल्ड ऑन 1 मई, तो 1 मई को पहली एजीएम हुई उनकी, तो 1 मई को पहली एजीएम हुई है, ठीक है, 1 मई को ये फर्स्ट एजीएम हो गई। उसके बाद ये बोल रहा है इन्होंने जो उसके बाद सेकेंड एजीएम रखी वो 1 अगस्त को रखी। अच्छा ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोविजन क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजर से 6 महीने और लास्ट एजीएम से 15 महीने, इन दोनों में से जो भी अर्लियर निकल कर आएगा वहां तक आपकी डेट, वो आपकी ड्यू डेट आती है, वहां तक आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। तो बाद में इनको लगा कि ना 1 अगस्त को हमारी एजीएम हो नहीं पाएगी, तो इन्होंने आरओसी को क्या करा, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करा कि हमको 4 दिन का एक्सटेंशन दे दो, बस हम 5 को क्या करा लेंगे, एजीएम करा लेंगे। बट आरओसी ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे, आपको 1 को ही एजीएम करानी पड़ेगी। कंपनी फिर भी बदतमीज थी, कंपनी ने क्या करा, भाड़ा में जाओ, हम तो एजीएम 5 को ही कराएंगे, तो इन्होंने 5 को ही करी। तो बेसिकली एजीएम में डिफॉल्ट हुआ, कितने दिन का डिले हुआ, 4 दिन का डिले हुआ, तो 4 दिन का डिले हुआ तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, पर डे 5000, तो उसके हिसाब से 20000 हो गए, और 1 लाख की फ्लैट पेनल्टी तो है ही है। मतलब अगर आप डिफॉल्ट करते हो इन होल्डिंग द एजीएम तो 1 लाख की फ्लैट पेनल्टी, और जितने दिन का डिफॉल्ट होगा 5000 पे पर डे का भी मीटर चालू हो जाता है, तो 1,20,000 की पेनल्टी टोटल आपके ऊपर लग जाएगी। सी इज द करेक्ट आंसर। और कंपनी के ऊपर भी 1,20,000 एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, तो एमसीक्यूज में ही थोड़ा सा बहुत इन्होंने उथल पुथल मचाई है। एमटीपी 2 में भी यही है, ऐसा ही आपको क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज दिखेंगे जिसमें उथल पुथल मची हुई है थोड़ी। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके तो मुझे ठीक ही लगे। 2 में एक आध क्वेश्चन कुछ है, कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो ठीक लगेंगे आपको, अच्छे लगेंगे। ये तो बिल्कुल ही फालतू फालतू क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखो, 2 लाख इक्विटी शेयर कंपनी के प्रीमियम पे इशू हुआ, और ऑफर जो था कंपनी को, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा। प्रोस्पेक्टस में ये लिखा था कि हम लोग पैसा यूज करेंगे फॉर द डायलिसिस इक्विपमेंट वगैरह बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बाद में कंपनी को ये लगा कि नहीं, हम तो इसको क्लाउड बेस्ड वगैरह पे कहीं और जगह पे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में पैसे डाल सकते हैं। कंपनी को ये भी लगा कि हम कुछ पैसा ना किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में डाल देते हैं, और इन्होंने क्या करा, एक रेजोल्यूशन पास करा, क्या कि हम तो 1,20,00,000 रुपए अब डायलिसिस इक्विपमेंट में नहीं डालेंगे, ये क्लाउड बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने के लिए यूज करेंगे। एक तो इसके लिए एसआर पास हुआ, और दूसरा इन्होंने बोला 10 लाख रुपए इन्होंने यूज कर लिए फॉर द इन्वेस्टिंग इन अ लिस्टेड कंपनी। तो ये तो हो ही नहीं सकता, आप पैसा डाइवर्ट कर सकते हो, उसके लिए पहले तो एसआर पास करना पड़ता है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ती है शेयर होल्डर को, वेबसाइट वगैरह पे डिटेल्स डालनी पड़ती है, न्यूज़पेपर में बताना पड़ता है कि आप ऐसा पैसा डाइवर्ट करने जा रहे हो, तब आप ये डाइवर्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, प्रमोटर्स और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे कि अगर तुमको नहीं रखना पैसा तो लेके फ्री हो जाओ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने रेजोल्यूशंस पास करे। ठीक है, अब ये भी नहीं बताया अभी कौन से रेजोल्यूशन, सिर्फ लिखा है 2 रेजोल्यूशन पास हुए। ठीक है, टू अवॉइड एनी अनवारंटेड सिचुएशन विद द शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स ने बोला हम कुछ पंगेबाजी नहीं चाहते, तो इसलिए काम करते हैं, हम रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। और रेजोल्यूशन में क्या हुआ, फेवर वाले वोट अगेंस्ट वाले वोट से ज्यादा थे, ऐसा वाला रेजोल्यूशन पास हो गया। यानी ओआर पास हुआ, एसआर पास नहीं हुआ, जबकि पास तो एसआर होना चाहिए था। ठीक है, शेयर होल्डर्स ने 3 ऑब्जेक्शन उठाए। पहला, रेजोल्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि तुमने गलत रेजोल्यूशन पास करा है। दूसरा, जो प्रिस्क्राइब डिटेल्स थी ना तुमने वो न्यूज़पेपर में डाली है और ना ही तुमने उसको वेबसाइट पे डाला है। हालांकि यहां पे वेबसाइट का तो चलो लिखा भी नहीं है, और वेबसाइट पे भी डालना मैंडेटरी नहीं होता। अगर वेबसाइट है तो डालो, फिर मैंडेटरी है डालना। अगर वेबसाइट ही नहीं है तो फिर ठीक है, फिर क्या ही करोगे, इसको पोस्ट करने के लिए थोड़ी वेबसाइट बनाओगे अलग से, तो ठीक है, पर न्यूज़पेपर में तो देनी थी ना ये वाली न्यूज। फिर आपने क्या करा, आपने जो 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स ऑफ द वाई लिमिटेड में डाल दिए लिस्टेड कंपनी में, वो भी गलत है, वो इलीगल है। तो शेयर होल्डर ने ये तीनों ऑब्जेक्शन रेस करे। आपसे वो पूछता है बताओ क्या शेयर होल्डर के ये तीनों ऑब्जेक्शंस में से कौन से ऑब्जेक्शन टेनेबल है, मतलब कौन से ऑब्जेक्शंस वैलिड है। आंसर इज तीनों ऑब्जेक्शन वैलिड है।
पहला वाला की रेजोल्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एसआर चाहिए होता है, आपने ओआर पास किया, तो फर्स्ट कंटेंशन इज टेनेबल, फर्स्ट ऑब्जेक्शन टेनेबल है। दूसरा, आपने न्यूज़पेपर में नहीं डाला, ये वाला भी ऑब्जेक्शन बिल्कुल वैलिड है। और इन्होंने ये वाला जो 10 लाख रुपया इक्विटी शेयर में डाल दिया लिस्टेड कंपनी के, ये तो प्रोहिबिटेड होता है कि आप पैसा किसी दूसरी कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में नहीं डाल सकते। तो तीनों वैलिड है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोलता है, सोहन लाल अपॉइंट हुआ एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ आरएसटी लिमिटेड, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का स्टैट ऑडिटर अपॉइंट हुआ। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई 30 सितंबर को, और उसने 2 महीने बाद रिजाइन कर दिया कि अब वो प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहता। तो जब सीओपी नहीं रहेगा तो ऑडिट कैसे करेगा, तो उसने अपना सीओपी सरेंडर कर दिया और वो बोल रहा है मैं जॉब करूंगा। तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया। तो बोलते हैं बताओ नया ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा और क्या क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो पूरा रेजिग्नेशन वाला प्रोविजन यहां पे लिख देना कि रिजाइन होगा तो उसको एक स्टेटमेंट में अपने रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन बना के क्या करने पड़ते हैं, सीजी को, ये मतलब आरओसी वगैरह को फाइल करना पड़ता है, कंपनी को फाइल करना पड़ता है, एडीटी 3 में आप फाइल करते हो। ठीक है, और क्योंकि यहां पर रेजिग्नेशन की केस की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे 30 डेज के अंदर वैकेंसी से, बट उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूव करा लेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स आपको यहां पे लिखने हैं। ठीक है, ठीक है सर। देन उसके बाद मिस काव्या इंडियन रेसिडेंट है और वो क्या कर रही है, लॉटरी टिकट उन्होंने जीती, मतलब लॉटरी से पैसा जीता, अब उसको रेमिट करना चाहती हैं, तो दिस इज अ प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। सेकंड, अगर आप कल्चरल डांस ग्रुप परफॉर्म करना चाहते हैं आपका यूएस में, बेसिकली कल्चरल टूर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फिर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ दैट एजुकेशन एंड कल्चर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है, बट दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, अच्छे से समझना। देखो, एक कंपनी है सिल्क सेगमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है सिल्क ब्लॉक की, दिमाग में रख के चलना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सिल्क सेगमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या करा, 18 लाख का और 35 लाख का लोन दिया सोहन को और सुपर्णा को। तो 2 लोगों को लोन दे रहे हैं कि आप एक काम करो, आप हमारी ही कंपनी के शेयर्स खरीद लो। मतलब एक कंपनी अपने ही शेयर खरीदने के लिए अपने एम्प्लॉयज को लोन दे रही है। ठीक है, कितने का, 18 लाख 35 लाख का। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, आप अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकते हो, बट वो एम्प्लॉय डायरेक्टर के एमपी नहीं होना चाहिए, लोन उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड लास्ट बात की लोन आप पार्टली पेड अप शेयर के लिए नहीं दोगे, फुल्ली पेड अप शेयर के लिए दोगे। ठीक है, यही होता है ना प्रोविजन। अब हुआ क्या, सोहन जो है वो डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर है, उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख है। तो अगर उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख है तो 1.5 लाख इंटू 12 कितना हो गया, 18 लाख। तो ये तो मार्केटिंग मैनेजर है, 18 लाख की सैलरी है उसकी, तो एनुअल सैलरी के बराबर दिया हुआ है, हाँ या ना। अच्छा, इसमें 6 महीने की सैलरी से ज्यादा के बराबर नहीं दे सकते ना, 6 महीने मतलब 6 महीने तक का दे सकते हैं ना, एनुअल सैलरी तो वो डिपॉजिट्स वाले केस में होता है। तो 1.5 लाख इंटू 6 यानी कि कितना हो गया, 9 लाख। तो आप 9 लाख तक का ही उसको लोन दे सकते हो। तो 18 लाख का तुमने लोन दिया तो ये तो गलत है, ये नहीं दे सकते आप, बिकॉज लिमिट से ज्यादा हो रहा है, तो नहीं दे पाओगे। सुपर्णा जो है वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड सीएफओ है ऑफ द कंपनी, और उसकी मंथली सैलरी 3.5 लाख है, इसकी सैलरी 3.5 लाख है, बट ये तो सीएफओ है ना। और अगर ये सीएफओ है तो ये तो केएमपी की डेफिनेशन में आ जाएगी, और अगर ये केएमपी की डेफिनेशन में आ जाएगी तो उसको तो आप लोन ही नहीं दे सकते। तो अल्टीमेटली तुमने जो दोनों को लोन दिया है वो गलत है, आप दोनों को लोन नहीं दे सकते। ठीक है, पार्ट 2 क्या बोलता है, क्या आपका आंसर अलग होता, क्या आपका आंसर अलग होता अगर ये सिल्क ब्लॉक इसके 100% शेयर ना होल्ड करती, सिर्फ 25% शेयर होल्ड करती। अब बच्चा सोचता है इससे इसका आंसर का क्या लेना देना, इस आंसर का यह लेना देना है कि अगर आप सेक्शन 67 उठा के देखोगे तो उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन पूरी कर देगी, उस प्राइवेट कंपनी पे क्या नहीं लगेगा, ये सेक्शन ही नहीं लगेगा। मतलब मैं सीधा बोलूं, प्राइवेट कंपनी को भी छोड़ो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक कंपनी के ऊपर ये सेक्शन 67 नहीं लगेगा अगर वो 3 कंडीशन पूरी कर दे। कौन सी 3 कंडीशन, दैट कंपनी इज नॉट अ सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ एनी अदर कंपनी, वो किसी की सब्सिडरी या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, या ऐसा बोलो उसमें किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए। मैं आपको एक बार कंडीशन दिखाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्रिकी है, और इस क्वेश्चन में हमको नहीं समझ में आएगा अगर हमने ये पॉइंट ही नहीं पढ़ रखा था। तो लेट मी शो यू दैट पॉइंट, वेट। मैं आपको एक बार ये वाला पॉइंट दिखाता हूं, देखो मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाला पॉइंट, सेक्शन नंबर 67 का एक अगर आप एक्सेप्शन देखोगे तो वो ये बोलते हैं, देखो सेक्शन 67 ऐसे प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा
जो तीनों कंडीशन पूरी करती है। पहला, जिसके शेयर कैपिटल में किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए, उसकी जो बोरोइंग होनी चाहिए इट शुड बी लेस देन द लोअर ऑफ ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, मतलब पेड अप का ट्वाइस करो, कंपेयर्ड विद 50 करोड़, दोनों में से जो भी लोअर निकल कर आएगा उस लोअर से कम होना चाहिए आपका क्या, बोरोइंग, और आपका बोरोइंग का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे सुनना। क्वेश्चन ने ये बोला है कि अगर ये होली ओन्ड सब्सिडरी ना होती, ये वाली प्राइवेट कंपनी, ये ब्लॉक लिमिटेड इसमें सिर्फ 25% शेयर होल्ड करके रखती, क्या तब आपका आंसर डिफरेंट हो जाता? तब ये लोन दे सकती थी? नहीं, तब भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि तब भी ये एग्जम्पशन में कवर नहीं हो रही। एग्जम्पशन में क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही नहीं होनी चाहिए उसमें, 1% भी नहीं होनी चाहिए। तो आप होली ओन्ड सब्सिडरी छोड़ो, अगर 25% शेयर भी ये कंपनी इस कंपनी में होल्ड करके बैठी है तो भी ये एग्जम्पशन में कवर नहीं होगी और ये लोन नहीं दे पाएंगे इस केस में। तो इसका आंसर भी अगर आप देखोगे ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया और मैंने तुमको समझा दिया। सेकंड का ए अगर आप देखोगे, ये देखो पूरा पहले इन्होंने समझाया कि केएमपी की डेफिनेशन लिखी, केएमपी के अंदर सीएफओ आता है, सारा प्रोविजन लिखा 67 वाला। फिर उसके बाद यहां पर देखो इसने लिखा कि इसकी 6 महीने की सैलरी के बराबर इसका सैलरी कितना होगा, 9 लाख, बट इन्होंने लोन दिया 18 का, तो नहीं दे सकते। दूसरे वाला पर्सन बीइंग द केएमपी, इसलिए उसको नहीं दे सकते। फिर सेकंड पार्ट क्या बोलता है देखो, Section 67 does not apply to a private company in whose share capital no body corporate has invested any money. अगर यहां पर वो कंपनी सिर्फ 25% होल्ड कर रही है तो ठीक है, आप सब्सिडरी होल्डिंग के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, बट उसकी 25% होल्डिंग तो है ना, मतलब वो सिल्क ब्लॉक लिमिटेड एसएसपीएल में 25% तो होल्ड कर रही है। तो इस केस में भी आप क्या कर पाओगे, आप एग्जम्पशन क्लास में कवर नहीं होगे और आपके ऊपर 67 लगेगा और आप लोन नहीं दे सकते। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़ के जाना दोबारा, ठीक है। इसको टाइम स्टैम्प में मार्क करके रख लेना अपने पास। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वाला तो बहुत ही आसान है कि अगर एक कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, बाद में पता लगा तुमने फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी बनाई है, तो आप बताओ क्या क्या ऑर्डर पास हो सकते हैं। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन वाले 7 वाले ऑर्डर लिख देना कि वो आपका रेगुलेशन हाथ जो क्या बोलते हैं एनसीएलटी है, वो क्या क्या ऑर्डर पास करेगा, आपका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेगा, मतलब रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ले लेगा अपने हाथ में। अगर उसको लगता है एमओए ऑल्टर कराना है तो एमओए ऑल्टर करवा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस करवा सकता है। मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो सकता है, स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, वो सब पॉइंट लिखना है आपको। देन उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, और ये बोल रहा है डॉक्यूमेंट बताओ पहले तो क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन लिख दोगे, सिंपल है, इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बोलता है पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट होता है, हाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर चीजें लिखी हुई है, मैटर एक्सप्रेस्ड है। डिजिटली साइंड लोन एग्रीमेंट जो ई फॉर्म में रिकॉर्डेड है, क्या वो डॉक्यूमेंट है, हाँ बिल्कुल वो भी डॉक्यूमेंट है, तो दोनों डॉक्यूमेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है सुनना, एक कंपनी है यूआईएनए इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून, 1 जून को इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है। मिस्टर एक्स हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड द ट्रेड नेम यूआईएनए इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2019, तो 1 अप्रैल 2019 से उसका ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था मिस्टर एक्स का, यूआईएनए इंफ्रा प्रोजेक्ट के नाम से। मिस्टर एक्स वॉज इल सिंस 1 अप्रैल 2022, और 1 अप्रैल 2022 से वो, जिस दिन ये कंपनी बनी 1 जून को, 1 अप्रैल से वो बंदा बीमार था, और वो जो था वो ठीक हुआ 20 मई को, और उसने ऑफिस ज्वाइन करा 5 जुलाई को। He learned that a company had been incorporated, और उसको पता चला कि ऐसा ऐसा है कि इसके जो ट्रेडमार्क है इसका, उसके नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। इसने आरडी को एप्लीकेशन डाली 10 जुलाई को। मुझे एक बार बताओ, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 जून को। इस बंदे ने एप्लीकेशन कब डाल दी? 10 जुलाई को, तो 3 साल के अंदर अंदर डाल दी। उससे थोड़ी मतलब होता है तुमने ट्रेडमार्क कब रजिस्टर कराया था वहां से 3 साल नहीं देखते, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 3 साल देखो। या अगर कंपनी ने अपना नाम चेंज कराया अभी और ऐसा नाम रख लिया जो आपके ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, तो जिस दिन उसका नया नाम रजिस्टर होता है वहां से 3 साल देखते हैं। तो ये बिल्कुल 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने फाइल करा है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। मिस्टर डी आर डायरेक्टर, इन्होंने बोला कि ये जो मिस्टर डी आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंटेंडेड द डायरेक्शन वाज बैड, और फिर क्या करा, सीजी ने ना ऑर्डर दे दिया कि आप नाम को चेंज करो, बट उस डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सीजी का ऑर्डर गलत है, सीजी ने जो डायरेक्शन इशू करी है वो गलत है। हमने पूछा भाई क्यों गलत है, तो इसने 2 रीजन दिए। पहला कि द नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट टू आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल विद द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी, कि ये नाम किसी दूसरी कंपनी के साथ या किसी दूसरे कंपनी के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है या टू नियरली रिजेंबल कर रहा है, ऐसा। एंड द स्टिपुलेटेड पीरियड इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड बाय 31 मई, और ये पीरियड ऑलरेडी क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है।
referring to the applicable provision of Companies Act, decide whether Mr. D's contention are tenable and advise the time within which the company must change its name if the RD direction is valid. अगर RD की डायरेक्शन वैलिड है तो कितने समय के अंदर अंदर तुमको नाम को चेंज करना पड़ेगा. तो ये प्रोविजन तो सिंपल है. अगर ऑर्डर वैलिड होता है तो तुमको ऑर्डर से 3 महीने के अंदर अंदर नाम को चेंज करना पड़ता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, इसका एमसीक्यू भी पूछ लिया, इसका सब्जेक्टिव भी पूछ लिया. कितने समय के अंदर? 3 महीने के अंदर. पर 3 महीने कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन से. ठीक है. अब ये बोल रहे हैं बताओ क्या ये जो मिस्टर डी है इसका ऑब्जेक्शन वैलिड है या इसका ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है. तो मैं बोलूंगा सर, सेक्शन नंबर 16 बोलता है देखो, वेयर अ कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द नेम और सीजी को लगता है कि आपका नाम आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल कर रहा है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ या किसी के ट्रेडमार्क के साथ, तो अगर किसी कंपनी के साथ मैच कर रहा है तो सीजी खुद ब खुद ऑर्डर पास कर सकता है. अगर किसी के ट्रेडमार्क के साथ मैच कर रहा है तो ट्रेडमार्क का ऑनर तुम्हें एप्लीकेशन डालेगा सीजी को, तब सीजी ऑर्डर पास कर सकता है. तो ग्राउंड ए इज नॉट टेनेबल. द रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 16 कवर नॉट ओनली दिस कि एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ मैच करेगा, पर अगर ट्रेडमार्क का ऑनर जो है वो क्या कर दे, एप्लीकेशन लगा दे, तो भी आपका क्या हो सकता है, तो भी आपको ऑर्डर दिया जा सकता है. और दूसरा, इसने बोला था कि लिमिटेशन पीरियड 2 साल का है, पर 2 साल का थोड़ी होता है, 3 साल का होता है. तो उसने जो कंप्लेंट फाइल किया वो 3 साल के अंदर अंदर है. तो मैं बोलूंगा दोनों ही डायरेक्शंस जो हैं वो गलत है आपकी, और दोनों ही डायरेक्शंस गलत होने की वजह से आपको ऑर्डर तो पास किया जाएगा और आपको नाम को चेंज करना पड़ेगा. बट इसका पता नहीं इन कैसे मिट गया है. आपको नाम को चेंज करना पड़ेगा, बट आपको कितने समय के अंदर नाम को चेंज करना पड़ेगा? विद इन 3 months ऑफ द डायरेक्शन बाय पासिंग ओवर. ठीक है. उसके बाद बोलता है ये क्या क्वेश्चन है, एक कुछ मेंबर्स हैं इस कंपनी के जिनके पास टोटल वोटिंग पावर का 2% है और वो क्या करना चाहते हैं, कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजना चाहते हैं टू अपॉइंट सम अदर ऑडिटर इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर. तो क्या वो भेज सकते हैं? हाँ, 1% और मोर वोटिंग पावर होनी चाहिए, आप भेज सकते हो. Can a member of listed company who cast a vote through remote voting attend the general meeting and change that vote? भाई तुम मीटिंग अटेंड कर सकते हो बट वोट को चेंज कर सकते हो? नहीं, वोट को चेंज नहीं कर सकते आप. मीटिंग अटेंड कर लो, इनफैक्ट तुम मीटिंग में आके दोबारा वोट ही नहीं कर सकते, चेंज क्या करोगे? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है कि एक एब्सोल्यूट वर्ड डज नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन. तो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन तुमसे पूछ रहा है यहां पे. फोर्थ का ए अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ है, एक बंदा है, उसने कंपनी से एक प्रॉपर्टी खरीदी. अब प्रॉपर्टी पे चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड था, उसने पूरा लोन भी रीपे कर दिया, बचा हुआ सारा. ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंपनी ने क्या करा, ना तो कंपनी ने आरओसी को बताया कि चार्ज सेटिस्फाई हो गया, ना बैंक ने इंफॉर्म करा कि चार्ज क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया. तो क्या उस केस में बैंक स्टिल सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करके CHG 5 इशू कर सकता है? हाँ, सेक्शन 83 यहां पे लगेगा कि सीजी के पास सीओ मोटो पावर होती है, मतलब बेसिकली आरओसी के पास सीओ मोटो पावर होती है कि आरओसी क्या कर सकता है, आपको सीओ मोटो ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. पर सेक्शन 83 बोलता है कि उसको एविडेंस दिखाना पड़ेगा, मतलब आप आरओसी को जाकर प्रॉपर एविडेंस दिखाओ, आरओसी को इस चीज पे सेटिस्फाई करो कि यस ये चीज क्या हुई है, हो गई है, सेटिस्फैक्शन हो गया है. देन ओनली इन दैट केस आरओसी आपको क्या कर सकता है, खुद ब खुद ऑर्डर पास कर सकता है. देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है एक एग्जाम का कि कुछ एक फ्रॉड हुआ था, उसमें मिस्टर जे भी कन्विक्शन हुआ, जे का कन्विक्शन हुआ, जे पता चला कि जे गिल्टी है. बाद में मिस्टर जे ने क्या करा, सब कुछ बताया कि मैं बताता हूं कैसे कैसे क्या क्या गलत हुआ है, और उन सब गलत चीजों के बेसिस पे उसने सारी पोल पट्टी खोल दी. तो एक बात बताओ, क्या ट्राइब्यूनल उसको रिलीफ देना चाहता है कि हम एक काम करते हैं, हम आपका जो पेनल्टी वगैरह है वो रिलीफ कर देते हैं? तो क्या वो अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है. तो विसल ब्लोइंग वाला जो प्रोविजन है वो यहां पे लगेगा. ठीक है. और अगर एलएलपी उसको सस्पेंड करने का सोच रही है क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन बता दी, क्या एलएलपी उसको सस्पेंड कर सकती है? नहीं, एलएलपी उसको सस्पेंड नहीं कर सकती. ठीक. उसके बाद एडजस्टम जेनरिस और उसकी एक्सेप्शन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग डिफिकल्ट, ये आप कर लोगे. इंपैक्ट असेसमेंट का क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा गया है, सीएसआर वाला प्रोविजन. तो सीएसआर में क्या होता है, अगर एक कंपनी जिसका पिछले 3 साल का एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन, खर्चा, प्रॉफिट नहीं बोल रहा, सीएसआर जो एवरेज है वो कितना है, 10 करोड़ और मोर है, ऐसी कंपनी को इंपैक्ट असेसमेंट कराना होता है अपने वो वाले प्रोजेक्ट्स का जिन प्रोजेक्ट्स में उसने 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा खर्च करा है और उसको खत्म हुए 1 साल हो चुका है. इन प्रोजेक्ट का इंपैक्ट असेसमेंट करवाओ, और वो भी कौन करेगा, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट एजेंसी होती है वो करेगी. तो अब यहां पे बोलते हैं कि ये कंपनी है जिसका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 12 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर. तो क्या इसके ऊपर इंपैक्ट असेसमेंट लगेगा? हाँ जी, बिल्कुल लगेगा. क्या सारी कंपनीज को इंपैक्ट असेसमेंट कराना होता है? नहीं, मैंने बोला जिनका एवरेज ऑब्लिगेशन कितना होता है सीएसआर का, 10 करोड़ या उससे ज्यादा.
अगर ये पूछता कौन से प्रोजेक्ट का आप इंपैक्ट असेसमेंट कराओगे, तो हम बोलते वो वाले प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट में खर्चा हुआ है 1 करोड़ या उससे ज्यादा एंड उसको खत्म हुए 1 साल हो चुका है, उसका आप क्या कराओगे, इंपैक्ट असेसमेंट कराओगे। हु में कंडक्ट एन इंपैक्ट असेसमेंट, इंडिपेंडेंट एजेंसी। ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आप ग्राउंड बताओगे किसके, किस किस केस में एलएलपी क्या हो सकता है, कंपल्सरली वाइंड अप हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद पर्सन की डेफिनेशन पूछ रहा है जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से एंड डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन इंटरप्रेटिंग द टर्म पर्सन एज यूज्ड इन फेमा। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन क्या, अगेन अ रिपीट क्वेश्चन, और ये बोलता है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनना। ये क्या बोलता है, एक कंपनी है 1400 मेंबर है उसके अंदर, ठीक है, 1400 मेंबर्स हैं, जनरल मीटिंग जो है वो कहां पर हो रही है, वो उनके, ये कोई क्लब है। ठीक है, पहली बात तो क्या है, ये क्लब है। क्लब कैसे, सेक्शन 8 कंपनी है, एक चैरिटेबल काइंड ऑफ क्लब है। ठीक है, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या करा, ये जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, एजीएम कर रहे हैं, ये अपनी एजीएम कहां करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में करते हैं, जयपुर में, जहाँ इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। एट अ जनरल मीटिंग, कोई एक जनरल मीटिंग चल रही थी, तो उसमें कुछ मेंबर्स ने स्ट्रांगली ये बोला कि यार तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में जगह बहुत कम है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो एक काम करो आप ना अगली बार जो रजिस्टर्ड ऑफिस के पास ही एक होटल है, आप उसमें एजीएम रखना आप, ठीक है, यहां मत बुलाना मीटिंग। ठीक है सर। और इन्होंने नोटिस भी भेजा 15 दिन पहले, एजीएम से 15 दिन पहले नोटिस भेजा है, विद ओनली फिजिकल वोटिंग एंड नो ई वोटिंग, और बोलते हैं कि हम सिर्फ शो ऑफ हैंड से वोटिंग कराएंगे, ई वोटिंग नहीं करवाएंगे। अब आपसे सवाल पूछता है 3, पहला, क्या बोर्ड इज बाउंड टू चेंज दैट वेन्यू, अगर वो वेन्यू चेंज करना है क्या बोर्ड उसके लिए बाउंड है, आंसर इज नहीं। हियर द आंसर विल बी नो। क्यों भाई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, वो बाउंड नहीं है डायरेक्शंस आपकी फॉलो करने के लिए। ठीक है, आपने उसको एक सजेशन दिया, वो उसको फॉलो करेगा, कंसीडर करेगा, देखेगा, कंसीडर कर लेगा, बट अगर उसको लगता है नहीं जी हम तो अभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही करेंगे, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुमने नॉन कंप्लायंस कर दिया, ऐसा नहीं होगा। He is not bound, but yes, definitely he will consider your suggestion. ठीक है, is 15 days notice valid? क्या 15 डेज का नोटिस वैलिड माना जाएगा? हाँ, 15 डेज का नोटिस वैलिड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि सेक्शन 8 के लिए कितने होते हैं, 14 डेज इंस्टेड ऑफ 21। Is the decision to offer only physical voting इज वैलिड? नो, फिजिकल वोटिंग सिर्फ वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल वोटिंग नहीं सर, ई वोटिंग लगेगी। कंपनी में 1000 मेंबर हैं, 1000 क्या बल्कि 1000 से ज्यादा हैं। अगर 1000 से ज्यादा मेंबर होते हैं, 1000 या 1000 से ज्यादा मेंबर होते हैं, तो ई वोटिंग मैंडेटरी हो जाता है, तो आपको ई वोटिंग देना पड़ेगा। एंड लास्ट में उसके बाद बोलता है, एक मनीष नाम का बंदा है, ही इज अ शेयर होल्डर एंड हैज नॉट क्लेम्ड डिविडेंड पिछले 8 साल से। तो बताओ वो कैसे अपने डिविडेंड क्लेम कर सकता है? कुछ नहीं, आईपीएफ अथॉरिटी से क्लेम कर सकता है, वेरी सिंपल। एंड लास्ट में तो बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन पूछ लिया, करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है वो बताओ। तो यू जस्ट हैव टू आंसर कि व्हाट इज द करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। वेरी सिंपल सर। चलो, सो दिस इज योर एमटीपी 1 एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद एमटीपी 2। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट विद एमटीपी 2। आंसर्स मैंने इसके साथ लगा दिए हैं। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट। चलो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड एमटीपी। आ जाते हैं यहां पे। सबसे पहले वो क्या बोलता है, ये जो आपको पहला केस दे रखा है, एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम मनापुरम लिमिटेड है, और अब वो कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में। तो ये मनापुरम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो रही है, तो इसके नाम में पीवीटी वर्ड ऐड हो गया। क्या ये पीवीटी वर्ड ऐड होना या डिलीट होना, इसकी वजह से आपको सीजी यानी आरओसी से अप्रूवल लेना पड़ता है? आईएनसी 24 लगा के आप अप्रूवल लेते हो? नहीं, वो तो जब आप पूरा नाम चेंज करते हो तो आप आरओसी से अप्रूवल लेते हो, आईएनसी 24 वाला। तो यहां पर इन्होंने बोला कि कंपनी सेक्रेटरी ने बोला आपको आईएनसी 24 फाइल करना पड़ेगा इस नेम चेंज के लिए, बट आंसर इज नहीं सर, हमको क्या नहीं करना पड़ेगा, ये आईएनसी 24 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, दिस कंपनी सेल्स द दिल्ली प्लॉट टू कल्याणी लिमिटेड बट द प्रॉपर्टी कैरीज द चार्ज। इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक प्रॉपर्टी बेच दी, जो प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी चार्ज था। आपसे पूछते हैं बताओ करेक्ट पोजीशन क्या होगी, तो कल्याणी लिमिटेड ने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिस पे ऑलरेडी चार्ज है। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 77 ऑपरेट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू एवरी पर्सन डीलिंग विद द प्रॉपर्टी एंड मस्ट हैव द चार्ज सेटिस्फाइड और रिलीज। तो अब जिस कंपनी ने खरीदी है उसको दोबारा से आरओसी के पास प्रॉपर फाइलिंग करनी पड़ेगी। देन उसके बाद कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 12 करोड़ के डिपॉजिट्स टोटल कंपनी की हैं, उसमें से कंपनी 6 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स इस साल में मैच्योर करने वाली है। तो डीआरआर में क्या प्रोविजन होता है,
डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व बोलता है कि अगले साल आपकी जितनी मैच्योर होने वाली है उसका 20% अभी रिजर्व बना लेना, बट करंट ईयर के 20% से कम नहीं होना चाहिए रिजर्व। तो अगर करंट ईयर में 6 करोड़ का आपका मैच्योरिटी आ रहा है तो उसका 20% से कम रिजर्व नहीं होना चाहिए, यानी 1.2 करोड़ से कम का रिजर्व आपका नहीं होना चाहिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, चलो इसके बाद यहां पर क्या बोलता है, एक कंपनी है उसने क्या करा, अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर अपडेट करना है। अब इन्होंने एक प्राइवेट प्लेसमेंट अप्रूव करी है 1 मार्च को और बायबैक अप्रूव करा है 15 अप्रैल को। तो कितने दिन के अंदर अंदर एंट्री हो जानी चाहिए? 7 डेज के अंदर अंदर। तो आप 1 मार्च से 7 दिन गिन लो 8 मार्च, और 15 अप्रैल से 7 दिन गिन लो 22 अप्रैल, तो आपकी यहां तक एंट्री हो जानी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ए। सिंपल सिंपल सर। चलो केस सिनेरियो नंबर 2 पे आएंगे। सबसे पहला बोलता है मिस्टर प्रदीप एंड मिस्टर राजीव को डीपी बनाया जा रहा है, बताओ डीपी बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अब देखना पड़ेगा भाई इनमें से कौन रेसिडेंट है कौन नॉन रेसिडेंट है। तो मिस्टर प्रदीप है कोई बंदा, एक तो वो एनआरआई है, ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो डजेंट मैटर। अभी आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ये मिस्टर राजीव को क्या कर रहा है, साथ में अपॉइंट कर रहा है। मिस्टर राजीव इंडिया में रिसाइड किया है उसने करंट फाइनेंशियल ईयर में 2 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक। तो 2 जुलाई से 30 अक्टूबर तक अगर आप काउंट करोगे तो 120 डेज हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मिस्टर राजीव रेसिडेंट बन गया। और क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये बंदा जो है मिस्टर प्रदीप ये नॉन रेसिडेंट है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, 2 डीपी होने चाहिए, 2 डीपी में से एक बंदा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो आंसर इज एब्सोल्युटली ओके। तो यहां पर यस, ये दोनों को आप क्या बना सकते हो, डीपी बना सकते हो, बिकॉज मिस्टर राजीव ने क्या करा है, रेसिडेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। तो मिस्टर प्रदीप के ऊपर अब रेसिडेंट वाली कंडीशन नहीं लगती है कि अगर वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो इन दोनों को क्या बनाया जा सकता है, डीपी बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। इज ब्राउन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड कंप्लेंट अगेंस्ट द सिमिलरली नेम्ड ब्राउन सॉल्यूशंस एलएलपी मेंटेनेबल एंड व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर। अब हुआ क्या, ये एक ना, ये जो ब्राउन सॉल्यूशन एलएलपी बनी है तुम्हारी ये वाली, इस पर किसी कंपनी ने एक पंगा डाल दिया कि कंपनी ने बोला भाई हमारा नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, हमारा नाम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, कोई ब्राउन सॉल्यूशन, ये देखो कंपनी का नाम कहां है, कंपनी का नाम है ब्राउन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। इन्होंने कंप्लेंट डाल दी कि तुमने हमारा नाम उठा लिया, ब्राउन सॉल्यूशन एलएलपी, हमारा तो ऑलरेडी नाम था, तो आप क्या करो, नाम को चेंज करो। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, कंपनी का नाम अगर एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच करता है तो ऑर्डर आता है। एलएलपी का नाम अगर एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच कर गया या एग्जिस्टिंग एलएलपी से मैच कर गया तो वो कंपनी या एलएलपी अगर एप्लीकेशन लगाएगी तो उस एलएलपी को ऑर्डर दिया जा सकता है जिसका नाम मैच कर रहा है कि आप अपने नाम को क्या करो, चेंज करो। तो इनको यहां पे नाम को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 months ऑफ द डायरेक्शन। देन उसके बाद ये बोलते हैं पार्टनर कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन चाहे वो कैश में दे, प्रॉपर्टी में दे, सर्विस में दे, अदर बेनिफिट में दे, जैसे मर्जी दे। आप कंट्रीब्यूशन सिर्फ कैश में थोड़ी लोगे या सिर्फ काइंड में थोड़ी लोगे, कैसे भी आप कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज बी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली इंटैंजिबल एसेट्स आएंगी या ओनली टैंजिबल एसेट्स आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत है। ठीक है, ये सब गलत है। देन उसके बाद हाउ शुड मिस जेनी पोजीशन एज अ लेंडर अलोंगसाइड हेम फाइनेंस लिमिटेड बी इवैल्यूएटेड। अब ऊपर केस में क्या दिया है, केस में वैसे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है अगर आपको पढ़ना भी है, स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन रीड इट एक बारी। कि एक नए प्रोजेक्ट के लिए 15 लाख चाहिए थे, तो कोई मिस जेनी थी जिन्होंने 5 लाख एलएलपी को दिए 5% इंटरेस्ट रेट पे। एलएलपी ने साइमल्टेनियसली बाकी बचा हुआ जो लोन था वो किससे ले लिया, हेम फाइनेंस से, एक एनबीएफसी से ले लिया। ऑन डिफॉल्ट जेनी क्लेम्ड रीपेमेंट प्रायोरिटी ओइंग टू हर फिड्यूशियरी पोजीशन एज अ पार्टनर, हेम फाइनेंस लिमिटेड डिस्प्यूटेड दिस। बाहर वाला लेंडर बोल रहा है कि तुम तो पार्टनर हो, तुम्हें थोड़ी लोन वापस मिलेगा, तुम जाओ भाड़ में, हमें लोन वापस मिलेगा। ऐसा नहीं होता भाई, जो ये सेक्शन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं होता, अगर मान लो एक पार्टनर है और पार्टनर ने कोई ट्रांजैक्शन किया विद द एलएलपी या पार्टनर ने लोन दिया टू द एलएलपी, तो दैट लोन और दैट ट्रांजैक्शन के लिए उस पार्टनर के पास भी वो सारे राइट होंगे एज अ नॉन पार्टनर हैव। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो शी विल बी ट्रीटेड एट पार विद द अदर क्रेडिटर एज शी ट्रांजेक्टेड विद द एलएलपी इन हर पर्सनल कैपेसिटी अंडर अ फॉर्मल लोन एग्रीमेंट, राइट। ठीक है सर। उसके बाद केस सिनेरियो 3 बिल्कुल ही पता नहीं कहां से उठा के लाए हैं भाई, कुछ भी लिख दिया, ठीक है चलो। व्हाट वाज निखिलेश रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 24-25 में ये बंदा 5 अगस्त को बाहर गया पढ़ाई करने। तो जब ये बाहर जा रहा है पढ़ाई करने तो वो वाले केस में भी पीआरओआई बन जाता है। पर किस दिन से पीआरओआई बनता है, जब जाता है उसके बाद पीआरओआई बनता है, उससे पहले क्या रहता है, पीआरआई। तो 5 अगस्त तक तो ये पीआरआई था,
उसके बाद से क्या बना, पीआरओआई। क्वेश्चन बोलता है बताओ इसको क्या माना जाएगा, 24-25 के लिए इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। अब इन्होंने आंसर दिया नॉन रेसिडेंट इंडियन। ओ भाई ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, मतलब रट्टाफिकेशन वाला एमसीक्यू है, मतलब यही एग्जैक्ट आ गया तो आपको यही आंसर करना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अरे भाई पूरे साल उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट सेम, 5 अगस्त तक का अलग है, उसके बाद अलग है, और उसमें भी हम पीआरओआई वर्ड यूज करते हैं फेमा में, एनआरआई थोड़ी बोलते हैं, बट ठीक है चलो। उसके बाद आगे बोलते हैं हैविंग ऑलरेडी रेमिटेड यूएसडी 60,000 फॉर ट्यूशन एंड लिविंग कॉस्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एडिशनल अमाउंट while still resident and eligible under LRS could remit abroad that year under the LRS for the same purpose। अब और कितना पैसा आप रेमिट कर सकते हो एजुकेशन पर्पस के लिए, तो 60,000 रेमिट कर चुका है, करेक्ट आंसर 1,90,000 और रेमिट कर सकता है। अब देखा जाए तो कर तो $2.5 लाख से ज्यादा भी सकता है, अगर सर्टिफिकेट इधर दिखा दे, एस्टिमेट दिखा दे कि भाई वहां पे 2.5 लाख से ज्यादा डॉलर चाहिए, तो फिर आप उससे ज्यादा भी तो रेमिट कर ही सकते हो। बट ठीक है, इन्होंने बोला एलआरएस के हिसाब से बताओ, तुम ज्यादा वो सर्टिफिकेट वाला दिमाग मत चलाओ। $2.5 लाख लिमिट होती है एलआरएस की, $60,000 ये रेमिट कर चुका है, तो अब $1.9 लाख और रेमिट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो मैंने मॉड्यूल में ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं है वाला पॉइंट, तो ये तो आउट ऑफ द सिलेबस ही लगा मुझे। तो ये डाल दिया इन्होंने कि एक कंपनी है सरगम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने इंपोर्ट करी है मशीनरी, कितने की, $250,000 की फ्रॉम द जर्मनी, 3 महीने के क्रेडिट पे खरीदी है। तो बोलते हैं बताओ इसको कौन रेगुलेट करता है, कोई रेगुलेशन अप्लाई नहीं होती, सीजी की रेगुलेशन अप्लाई होंगी, आरबीआई रेगुलेशंस होती है, कोई आरबीआई का ट्रेड क्रेडिट फ्रेमवर्क वो अप्लाई होगा, या दोनों की रेगुलेशन अप्लाई होंगी इक्वली। इन्होंने आंसर दिया है सी, मैंने मॉड्यूल खोल के देखे, मुझे तो मिला नहीं वहां पे, तो इन्होंने बस ये एमसीक्यू डाला हुआ है, इसका करेक्ट आंसर सी दिया हुआ है। अगर ये सी हो तो बस इतना याद रखना, ये आंसर लिख के आ जाना आप, ठीक है, अगर पेपर में आता है तो। देन उसके बाद आप यहां पे आ जाओ, 12th क्वेश्चन में भी बेड़ा गर्क है। हुआ क्या है, ये क्वेश्चन जो है ना सेक्शन 28 पे है ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 28 ऑफ कंपनीज एक्ट आपका कौन सा होता है, ऑफर ऑफ सेल वाला होता है। और ऑफर ऑफ सेल में क्या होता है, कुछ एग्जिस्टिंग जो सेलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स कलेक्टिवली मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज करते हैं कि आप ये शेयर पब्लिक को सेल करा दो। तो जब पब्लिक को सेल होते हैं तो वो पैसा उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में आता है, पर जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये आगे पब्लिक को सेल किया जाता है वो प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है, और उसके ऊपर भी वो सारे प्रोविजन लगते हैं जो प्रोस्पेक्टस पे लगेंगे। हुआ यहां पर भी यही है, यहां पर भी इन्होंने अपने शेयर आगे सेल करवाए हैं और इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट इशू कर दिया। बाद में पता चला कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट थी और जिसकी वजह से लोगों को नुकसान वगैरह हुआ होगा। तो अब बताओ क्या करेक्ट पोजीशन है एज पर सेक्शन 28। कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि ऑफर ऑफ सेल जो वो प्राइवेट अरेंजमेंट होता है बिटवीन सेलिंग शेयर होल्डर एंड पब्लिक, एंटायरली आउटसाइड द कंपनीज एक्ट। नहीं जी, गलत है ये, तो ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। फिर उसके बाद बी, द डॉक्यूमेंट इशूड बाय मिस्टर कबीर, मिस लीला एंड सनराइज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों सेलिंग शेयर होल्डर है। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये पब्लिक को सेल करवा रहे हैं अपने शेयर्स आगे, वो डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस माना जाएगा एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल बी एप्लीकेबल, तो सारे प्रोविजन लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आंसर यही है, बी आंसर है इसका। ठीक है, आईसीआई ने इसका आंसर दिया है सी। बाई ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं है, आई विल नॉट अग्री विद दिस आंसर, मेरा आंसर ये है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी है। आईसीआई ने आंसर दिया सी, द ऑफर डॉक्यूमेंट इज वैलिड ओनली इफ इट इज फर्स्ट अप्रूव्ड एंड काउंटर साइंड बाय आरओसी। ऐसा तो पूरे लॉ में कहीं प्रोविजन नहीं है कि पहले तुम्हें ऑफर डॉक्यूमेंट को आरओसी से अप्रूव कराना पड़ेगा, काउंटर साइन करेगा आरओसी, फिर उसके बाद वो ऑफर होगा, वरना वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ये सब क्या लिखा हुआ है, एंड नो लाइबिलिटी प्रोविजन, ये पता नहीं क्या लिखता है भाई। एंड सिंस द शेयर वर ऑलरेडी इशूड एंड मेयरली बीइंग रीसोल्ड, सेक्शन 28 हैज नो एप्लीकेशन। लो जी, बोल रहे हैं सेक्शन 28 अप्लाई ही नहीं होगा इस केस में, सेक्शन 28 अप्लाई नहीं होगा, सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन लगेंगी। ओ भाई नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आईसीआई ने सी दिया है, बट सी आई एम नॉट अग्रीइंग, इसका करेक्ट आंसर बी है अगेन। अब आईसीआई क्लैरिफाई करेगा क्या है। उसके बाद 13th क्वेश्चन क्या दे रखा है, ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी आईएनसी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस एट मुंबई। और इन्होंने अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट दी, ये लोग इसके डायरेक्टर हैं, और रमेश और नवाज को इन्होंने वो ऑथराइज्ड पर्सन बना दिया जो सारे डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और चीजें देखेंगे उस फॉरेन कंपनी की। अब बोलते हैं कि बताओ किस किस को डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है टू द आरओसी अंडर सेक्शन 380। तो डिक्लेरेशन फाइल करते हैं डायरेक्टर्स और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डायरेक्टर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, अरुण, रणवीर, रमेश और नवाज। ये लोग क्या करेंगे, डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, राइट। फिर उसके बाद बोलते हैं बताओ
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद इफेक्ट टू रिपील। रिपील वाला जो सेक्शन 6 होता है, इफेक्ट ऑफ रिपील, उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला, where a central act repeals any enactment unless a different intention appears, repeal shall not revive anything which was not in force। हाँ, जो पहले फोर्स में नहीं था वो रिवाइव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट है ये। द रिपील shall not affect the previous operation of the enactment so repealed, करेक्ट है। पुराने एक्ट के हिसाब से जो चीजें कर दी गई हैं वो थोड़ी खत्म हो जाती हैं, वो तो रहेंगी। रिपील shall not affect any right, privileges और obligation acquired under the previous act। जो रिपील्ड एक्ट है उसमें तुम्हें कोई राइट मिला था या तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आई थी, वो इफेक्ट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट अभी तक तो करेक्ट है। फोर्थ, एनी लीगल प्रोसीडिंग, जो पहले कुछ प्रोसीडिंग या कुछ तुम्हारे अगेंस्ट कोई पेनल्टी फॉर फीचर हो गया था स्टार्ट, अब वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता बिकॉज एक्ट रिपील हो गया। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो तीन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ए। उसके बाद मिस फरा इज एग्जामिनिंग अ सेंट्रल एक्ट विच रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगेन अ खतरनाक एमसीक्यू जो आईसीआई ने पता नहीं कहां से उठा के बनाया भाई। असेंट प्रेसिडेंट की कब मिली? 10 जनवरी को। अब बोलते हैं एक्ट जो है उसमें स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी कि एक्ट कब से फोर्स में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ जीसीए। अब आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 2 3 4, ठीक है। तो बोलते हैं एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ कि एक्ट कब से फोर्स में आएगा। तो जब एक्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा होता तो एक्ट कब से फोर्स में आता है? जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है। तो पहली करेक्ट स्टेटमेंट है ये रही कि अगर मान लो स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं होती तो हम एक्ट को उस दिन से फोर्स में लाते हैं जिस दिन प्रेसिडेंट की असेंट मिली। करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। कमेंसमेंट का मतलब ये होता है जिस दिन वो एक्ट फोर्स में आया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब तीसरी और चौथी स्टेटमेंट में गंद मच गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखी पढ़ो। A central act shall be construed as coming into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement। जिस दिन कमेंसमेंट होनी है उससे पहले वाले दिन का जैसे ही एक्सपायरेशन होगा, मतलब वो डे लास्ट को खत्म होगा, तो उसी दिन वो एक्ट क्या हो जाएगा? फोर्स में आ जाएगा। A central act shall be construed as coming into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement। इस दिन अगर कमेंसमेंट है तो उससे पहले वाला जो डे है, ये वाला डे जैसे ही एक्सपायर होगा इमीडिएटली वैसे ही क्या हो जाएगा? एक्ट फोर्स में आ जाएगा। ये वाली लाइन ना बेयर एक्ट में लिखी है, सेक्शन 5 आप पढ़ रहे हो। ये जो पूरा एमसीक्यू है वो बेस्ड है सेक्शन 5 ऑफ जीसीए पे। पर अगर आप सेक्शन 5 का जीसीए का बेयर एक्ट खोल के देखोगे ना तो ये प्रोविजन इज देयर इन द बेयर एक्ट। ये है, लिखा हुआ है, ऐसा ही होता है, ठीक है। बट मॉड्यूल में ये पर्टिकुलर लाइन कहीं यूज नहीं हुई है। बेयर एक्ट में लिखा हुआ है बट मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ, इन्होंने कहीं पे भी ये लाइन यूज नहीं की है, बट स्टिल इन्होंने यहां पे एमटीपी में डाल के दे दी। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वेयर एन एक्ट इज एक्सप्रेस टू कम इनटू फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो हम डे को फ्रैक्शन ऑफ द डे से काउंट नहीं करते, मिडनाइट से मिडनाइट देखते हैं। मतलब जैसे आज रात को 12 बजे तो डे स्टार्ट हो जाता है ना हमारा, हम वैसे थोड़ी काउंट करते हैं, मिडनाइट से काउंट करते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बट इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में थर्ड का थोड़ा लोचा होगा जो तुमको मॉड्यूल में नहीं देखने को मिली होगी, बट दिस इज देयर इन द बेयर एक्ट। तो मैंने बेयर एक्ट खोल के देखा और उसके अंदर ये लाइन है, ठीक है। तो मैं तुमको बता रहा हूं ये करेक्ट है। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन उसके बाद ये तो भाई रिपीट क्वेश्चन है, एकदम रिपीट क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, टोटली रिपीट क्वेश्चन। एक कंपनी है जिसके 5 लाख शेयर्स हैं, उसके 2 लाख शेयर्स यानी 40% शेयर येलो लिमिटेड कंपनी होल्ड करती है। तो ये पब्लिक कंपनी है तो 40% होल्ड करती है ना, तो होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं बने। और ये जो दूसरी कंपनी है रेसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका पेड अप कैपिटल और टर्नओवर भी लिमिट के अंदर अंदर है, तो ये कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। और स्मॉल कंपनी एग्जम्प्टेड होती है, उसको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं होती। तो दैट इज क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला भी इजी क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखना जब आप सीएसआर के लिए नेटवर्थ, टर्नओवर, प्रॉफिट्स की कोई भी वैल्यूज कंसीडर करते हो तो ऑलवेज कंसीडर द फाइनल वैल्यूज, ऑडिटेड वाली। अनऑडिटेड प्रोविजनल वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करते। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक कंपनी है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा 31 जुलाई को। उसने ना मिस्टर ए को भेज दिया डिविडेंड 22 अगस्त को, बट पोस्टल डिले की वजह से उसे मिला 5 सितंबर को। तो अब देखने में लग रहा है कि 30 डेज से ज्यादा हो गए। क्या कंपनी ने डिफॉल्ट करा? नहीं, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है भाई यहां पे, क्योंकि कंपनी ने तो 30 डेज के अंदर अंदर भेज दिया था। आपको यह देखना है कंपनी ने भेजा या नहीं भेजा 30 डेज के अंदर, दैट्स इट। अगर कंपनी ने भेजा ही नहीं है 30 डेज के अंदर तो कंपनी का डिफॉल्ट है, अदरवाइज कंपनी का डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन फेमा का है।
$1,40,000 आपको स्टडीज के लिए चाहिए, तो क्या आप ले सकते हो? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। नो आरबीआई अप्रूवल, आपको अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज विद इन द एलआरएस लिमिट। इनफैक्ट एलआरएस की लिमिट से ज्यादा भी होता तो भी अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। फिर उसके बाद $10,000 आपको चाहिए फॉर द हायरिंग चार्जेस ऑफ द ट्रांसपॉन्डर बाय द टीवी चैनल एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपसे पूछ रहे हैं बताओ इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए हमें सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं तुमको फिर बोल रहा हूं, अगर ये लाइन इतनी भी आती है ना पेपर में, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर, वो आगे ये नहीं बता रहा कि टीवी चैनल या इंटरनेट कौन किसके लिए हायरिंग चार्जेस की बात हो रही है, आप तब भी सीधा आंसर लिख के आना, मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए, काम खत्म। बस उसमें मिनिस्ट्री का नाम मत बताने बैठ जाना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, वो सब नहीं बताना आपको। ये डोंट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि मेरे को तो ये भी पता है कि इसके लिए इसका अप्रूवल, इसके नहीं। इन्होंने बार बार सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा, जब ये हायरिंग चार्जेस पूछते हैं तो सीधा क्या लिख दो, मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा, यानी सीजी अप्रूवल लगेगा। हाँ, अगर ये स्पेसिफिकली किसी एक का हायरिंग चार्जेस पूछते, ऐसे पूछते बताओ टीवी चैनल वाले ने हायरिंग चार्जेस पे करा ऑफ द ट्रांसपॉन्डर, किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो फिर आपको स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री का नाम लिख देना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फिर आप लिखो। समझे? तो अगर मान लो सीधा पूछता है ना कि हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर में किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आप सेफ खेलो, सीधा बोलो सीजी अप्रूवल चाहिए, काम खत्म। ठीक है। उसके बाद ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कंपनी में 850 मेंबर्स हैं तो कोरम कितना होगा, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, आए कितने थे, 4। कंपनी सेक्रेटरी ने बोला कि कोरम नहीं है, तो बताओ क्या कंपनी सेक्रेटरी सही बोल रहा था? हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहा था, कोरम वैलिड नहीं है। फिर बोलता है व्हाट शैल बी द कोरम फॉर द एडजर्न मीटिंग, कोरम कितना होता है, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट का कोरम होता है। बोलता है अगर मान लो कि एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम नहीं होता तो फिर क्या होगा, अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम नहीं होता तो फिर मेंबर्स प्रेजेंट शैल बिकम द कोरम, जितने मेंबर्स आए होंगे वही लोग कोरम मान लिए जाएंगे, पर पर्सनली प्रेजेंट वाले। ठीक है, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होता जनरली। उसके बाद ये बी पॉइंट देखो, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने ना एक स्टेटमेंट दी बायबैक से रिलेटेड, तो बोलते हैं बताओ स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। गलत स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला बायबैक कंप्लीट होने के 6 महीने तक दोबारा बायबैक नहीं होता, और बायबैक कंप्लीट होने के 1 साल तक आप सेम काइंड का इशू लेकर नहीं आ सकते। असल में इन्होंने उल्टा लिख दिया है, बायबैक कंप्लीट होने के 1 साल तक क्या नहीं होता, नया बायबैक, दोबारा बायबैक नहीं आता, और बायबैक कंप्लीट होने के 6 महीने तक आप सेम काइंड का इशू लेकर नहीं आ सकते, बट उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं तो ला सकते हैं। तो दोनों टाइम पीरियड यहां पे गलत लिखे हैं, अकॉर्डिंगली आप आंसर लिख लोगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी मैंने मॉक टेस्ट में भी पूछा था। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक कोई बंदा है मिस्टर रचित, ठीक है, शिफ्टेड इज हाउस विदाउट अपडेटिंग इज एड्रेस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब बाद में इसका कोई केस लग गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेजा, पर वो इसके पुराने एड्रेस पे गया, ठीक है, नए वाले एड्रेस पे गया नहीं, पुराने वाला जहां पर कोई और बंदा रह रहा था उसने लेने से मना कर दिया, उसने बोला भाई मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उस ओल्ड एड्रेस पे गया, और जो अब प्रेजेंट ऑक्यूपेंट जो अब वहां पे बंदा रह रहा था उसने मना कर दिया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा नोटिस। बाद में क्या हुआ, इसके अगेंस्ट कुछ वारंट वगैरह इशू हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि मिस्टर रचित बोल रहे हैं कि इसको तो कभी नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ था, तो आप बताओ क्या इसको नोटिस सर्व हुआ था प्रॉपरली? बिल्कुल सर्व हुआ था। आपने अगर उसको अपडेट नहीं कराया, आप देखो एक बार बताओ, उसको तो भेजा गया ना भाई, तो ये डीम्ड नोटिस माना जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आप क्या बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल के साथ रिफ्यूज कर दो कि भाई हम तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये सब रिफ्यूजल नहीं होता, इस केस में डीम्ड सर्व्ड माना जाता है। ठीक, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, इसका आंसर जरूर देखना और इस क्वेश्चन को प्लीज स्टार मार्क करके रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इन्होंने डाला, एक नया क्वेश्चन देखने को मिला। एक कंपनी है, उसने क्या करा, उसने ना अपना एजीएम का नोटिस भेजना था सारे मेंबर को। कंपनी ने क्या करा, नोटिस स्पीड पोस्ट से भेज दिया, ठीक है, और साथ में वेबसाइट पे भी डाल दिया। एक कोई बंदा है मिस्टर कपूर, वो जो मिस्टर कपूर पर्सन था who reside abroad and is registered his email address, उसने बोला कि भाई तुमने नोटिस सही से सर्व नहीं करा, नोटिस इनवैलिड है क्योंकि तुमने मुझे ईमेल पे नहीं भेजा नोटिस। ठीक है, दूसरी कहानी ये हुई कि उस कंपनी को कोई लीगल नोटिस भेजा गया। मतलब इस क्वेश्चन में दो बातें हो रही हैं, ऊपर वाले पैराग्राफ में कंपनी नोटिस भेज रही है अपनी मीटिंग का, सेकंड वाले पैराग्राफ में कोई लीगल नोटिस भेज रहा है कंपनी को, दोनों बातें हो रही हैं। लीगल नोटिस कंपनी को भेजा गया बाय हैंड, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिलीवर करवाया गया कंपनी को, हाँ तो ये अलाउड होता है। बट जब वो बंदा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिलीवरी देने आया तो ऑफिस लॉक्ड था, और उसने क्या करा, कोई ऑफिसर भी नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था, तो उसने क्या करा, दीवार पे चिपका के मेन जो डोर है ना उस पे चिपका के चला गया। अब बोलते हैं बताओ
क्या कंपनी ने जो एजीएम का नोटिस मिस्टर कपूर को वो बोल रहा है कि नहीं भेजा तुमने ईमेल से, क्या उसकी कंटेंशन सही है? नो, उसकी कंटेंशन सही नहीं है। आप यहां पर पूरा सेक्शन 20 कोट करोगे प्रोविजन वगैरह में, एक बार इसका आंसर जरूर देखना, और उसके उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप कैसे भी भेज सकते हो ना, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पोस्ट कुरियर, या फिर आप उसके एड्रेस पे छुड़वा दो या ई मोड से भेज दो। तो उनमें से स्पीड पोस्ट भी तो एक लीगली एक्सेप्टेबल मोड है। तो अगर कंपनी ने स्पीड पोस्ट से भेज दिया तो कोई लॉ का नॉन कंप्लायंस थोड़ी कर दिया, इट इज एब्सोल्युटली ओके, आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? तो यहां पर ये एब्सोल्युटली क्या है, वैलिड है। क्लियर? क्लियर सर। देन उसके बाद मतलब कि ये कंपनी का भेजना वैलिड है, मतलब इसकी कंटेंशन गलत है, ठीक है, तो ये आप गलत बोल रहे हो। दूसरा, कंपनी को जो किसी ने लीगल नोटिस भेजा और वो दीवार पे चिपका के चला गया, क्या वो वैलिड है? वो भी वैलिड नहीं है। नो, इट इज नॉट वैलिड। हैंड डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता कि तुमने दीवार पे चिपका दिया। हैंड डिलीवरी का मतलब होता है इट इज डिलीवर्ड। जब आप बोल रहे हो दैट इट इज डिलीवर्ड एट द आरओ, तो डिलीवर एट आरओ का मतलब होता है इट इज डिलीवर्ड टू सम ऑफिसर और सम पर्सन एट द आरओ। आप उसको दीवार पे चिपका के चले जाओगे तो ये हैंड डिलीवरी थोड़ी होती है, ये कोई डिलीवर्ड एट आरओ थोड़ी होता है। तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, प्लीज इसको टाइम स्टैम्प पे भी मार्क करके रखना और एक बार लास्ट डे पे जरूर देख के जाना इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन है, प्रमोटर्स ने अनसिक्योर्ड लोन दिया है क्योंकि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ने कंडीशन डाली है कि आप लोन दो तभी हम कंपनी को लोन देंगे। तो क्या वो प्रमोटर वाला जो लोन होता है वो डिपॉजिट माना जाता है? नहीं। बट बोलते हैं कि अगर मान लो कि जो ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है इसका पूरा लोन रीपे हो गया, क्या उसके बाद वो जो लोन प्रमोटर ने दिया था उसका क्या होगा? अगर देखो ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का पूरा लोन रीपे हो चुका है, उसके बाद प्रमोटर वाला जो लोन है वो भी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो फिर वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। मतलब जो प्रमोटर से आपको लोन मिलता है अनसिक्योर्ड लोन, वो तब तक डिपॉजिट नहीं माना जाता जब तक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन वाला लोन क्या ना हो जाए, रीपे ना हो जाए, ठीक है। बस जैसे ही वो रीपे हो गया तब तक उसको डिपॉजिट नहीं मानना। अगर वो रीपे हो गया उसके बाद भी आप आउटस्टैंडिंग ये प्रमोटर वाला लोन वापस क्यों नहीं कर रहे हो? भाई प्रमोटर ने तुमको लोन दिया क्यों था? क्योंकि लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ने कंडीशन डाली थी। अब लैंडिंग इंस्टीट्यूशन वाला लोन तुम रीपे कर चुके हो, तो ये क्यों रख के बैठे हो? अगर ये अभी भी रख के बैठोगे तो डिपॉजिट माना जाएगा फिर आफ्टर रीपेमेंट ऑफ दैट लोन। कौन सा? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन वाला। फिर उसके बाद ये मीन्स और इंक्लूड्स वाला तो सिमिलर सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, यू कैन डू इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के मैटर्स लिखने हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाईली प्रोबेबल है आपके एग्जाम के लिए, अभी वाले के लिए, कि आपसे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। ट्रिक तुमको याद होगी, एसीपी गिल अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हुए या नहीं हुए, और अगर मटेरियल डिपार्चर हुआ तो उसका जस्टिफिकेशन। वी हैव शोन प्रॉपर द ट्रू केयर, ड्यू केयर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। देन उसके बाद पी, हमने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं वो सारी हमने वो वाली अडॉप्ट की हैं जो ट्रू और फेयर व्यू दे रही है, हमने उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई करा है, रीजनेबल एस्टिमेट लिए हैं। जी स्टैंड फॉर गोइंग कंसर्न के बेसिस पे अकाउंट्स बने हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला पॉइंट, और एल स्टैंड्स फॉर लीगल सिस्टम वाला पॉइंट। तो ये पूरा पॉइंट पढ़ के जाना, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अरे यार फिर दोबारा वही, एक एलएलपी है, दो बंदे हैं मिस्टर जॉन और मिस केट, दोनों नॉन रेजिडेंट हैं, इनको क्या करना चाह रहे हैं? डीपी अपॉइंट करना चाह रहे हैं। बताओ कर सकते हैं? नहीं, दो में से एक रेजिडेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलएलपी के इंपॉर्टेंस पूछी हुई है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नया नहीं था। ये पुराना क्वेश्चन है कि इन्होंने अपने ऑडिटर को हटा दिया बट सीजी से अप्रूवल नहीं लिया। तो भाई तुमको सीजी से पहले अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद तुम एसआर पास करके ऑडिटर को रिमूव करते हो। पहले बीआर पास होता है, देन सीजी अप्रूवल आता है, देन एसआर होता है। तो आपने बिना सीजी का अप्रूवल लिए और ऑडिटर रिमूव कर दिया, दिस इज नॉट कंप्लाइंस एज पर द लॉ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मिस्टर अर्जुन वर्मा वाला भी ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बंदा क्या है, पढ़ाई करने कहां गया? बाहर गया। तो बोलते हैं उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ क्या है? जॉब करने बाहर गया, सॉरी, तो जॉब करने बाहर जा रहा है तो पीआरओआई बन जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम व्हाट डेट हिज स्टेटस विल चेंज, तो फिर डेट पे खेल रहे हैं, बट आंसर इन्होंने वैसे ही दे रखा है। वेदर द रेमिटेंसेज मेड, अब ये बंदा वहां से क्या कर रहा है? वहां से अपनी फैमिली को उनकी कुछ रेमिटेंसेज भेज रहा है, लाइक उनके लिए पैसे भेज रहा है फॉर देयर मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो रेमिटेंसेज वो इंडिया में भेज रहा है अपने फैमिली के लिए, वो क्या माना जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा, सिंपल। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या करा, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 10th ऑफ अगस्त को, कंपनी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2025 को। अब इन्होंने क्या करना था, अपनी एजीएम करानी थी, तो फर्स्ट एजीएम कब होती है? यहां से 9 मंथ्स के अंदर अंदर।
यहां से 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फर्स्ट एजीएम करानी थी, पर इन्होंने दिसंबर तक एजीएम नहीं कराई, इनको कुछ डिफिकल्टीज आ गई। बाद में इन्होंने बोला कि ना हम आरओसी से एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो क्या आरओसी से एक्सटेंशन मिलेगा? नहीं, फर्स्ट एजीएम के लिए आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता। तो पहले तो टाइम लिमिट पूछ रहे हैं, कब तक एजीएम करानी थी, मैंने बता दिया 9 महीने। क्या यहां पर इस केस में डिफॉल्ट हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है, आपने डिफॉल्ट कराया, एजीएम नहीं कराई 9 मंथ्स के अंदर। क्या यहां पर आरओसी के पास पावर थी एक्सटेंशन करने की? नहीं जी, बिल्कुल पावर नहीं थी एक्सटेंशन करने की। सब्सीक्वेंट एजीएम एक्सटेंड हो सकती है आगे चल के, वो 3 महीने तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है, फर्स्ट एजीएम का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। उसके बाद ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि जो फॉरेन कंपनी होती है, बताओ उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं, तो पूरा 381 का प्रोविजन लिखना है इसके अंदर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि ये मिस प्रभा है, कोई भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर है और इंडिया के बाहर जाकर कुछ डांस परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, बेसिकली कल्चरल टूर करना चाहते हैं, और $75,000 इनको पैसे चाहिए। तो यहां पर लिमिट मैटर ही नहीं करती है, ध्यान रखना, कल्चरल टूर के लिए लिमिट डजंट मैटर। कल्चरल टूर के लिए आपको कोई भी फॉरेन करेंसी चाहिए होगी तो आपको अप्रूवल लेना पड़ जाएगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। राइट सर। तो यहां पूरा अगर आप ओवरऑल गो थ्रू करोगे फर्स्ट और सेकंड दोनों एमटीपीस को, तो काफी सारे थोड़े एम्बिग्यूअस पॉइंट्स इन्होंने डाले हुए हैं, कुछ अधूरे, कुछ गलत, कुछ नए क्वेश्चन अच्छे से थे। तो ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड, एक बार नजर जरूर मार लेना, जो आपको ट्रिकी चीजें लगी डेफिनेटली उसको अपनी रेफरेंस के लिए टाइम स्टैम्प में रख के जाना, ठीक है, कमेंट में रख के जाना, राइट। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एंड इट वाज द सेकंड लास्ट सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, क्योंकि इसके बाद अब हम मिलेंगे फॉर द लास्ट डे मैराथन, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, सारे इंटर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द मैराथन। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।